फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और मेरे साथ हैं कविता थपलियाल। स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड के इस सेशन में, जहां पर हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है आपको एक दमदार फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाकर देने की, जहां पर हम निवेश से जुड़े आपके तमाम उलझनों को दूर करते हैं। और एक खास बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा शैल जी अपने इन्वेस्टमेंट में, वो ये है कि निवेश की राह मुश्किल नहीं होती है लेकिन अनुशासित होती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कविता जी। इतनी शानदार हम रैली देख रहे हैं बाजार में। नवंबर में आप देखिए, नवंबर के महीने में आज हमारे सामने ऑलमोस्ट 2/3 हफ्ता महीना तो खत्म हो ही चुका। लगभग 42,000 करोड़ रुपए बाजार में फॉरेन फंड्स ने निवेश किए हैं। और निफ्टी पे आपने रिकॉर्ड हाई देखा, आईटी इंडेक्स पे रिकॉर्ड हाई देखा। और जब तक हम लोग आपसे अगली बार अगले हफ्ते मिलेंगे तो आपको बैंक निफ्टी पर भी एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना एसआईपी चलाते हैं, पैसा निकालते नहीं हैं एसआईपी भुनवा के, और हर महीने निवेश करते हैं, तो इस शानदार रैली का लुफ्त आप उठा सकते थे। और अब भी मौका है। बिल्कुल अभी मौका है। मौके कहाँ पर है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए शैल जी, जो प्रथा है हमारे शो की, हमने जो 4 पोर्टफोलियोज बनाए थे उनमें से आज बारी आती है रिटायर्ड इंडिविजुअल मुकुंद कुलकर्णी के पोर्टफोलियो को देखने की। शैल जी आगे आपको पोर्टफोलियो की प्रोग्रेस बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले रूबरू हो जाते हैं एक बार फिर से मुकुंद कुलकर्णी जी से। चलिए यहाँ पे डालेंगे नजर। स्क्रीन में आपके सामने आ जाएगा पोर्टफोलियो, जहां पर हमने इनको रेकमेंड किया है एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड, एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, आईसीआईसीआई प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड और यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड। शैल जी यहाँ पर अहम बात यह है, क्योंकि ये रिटायर्ड इंडिविजुअल है, इन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी जो है वो निवेश कर दी है निरंतर आय के लिए, हर महीना इनकम के लिए। उस लिहाज से हमने इनको एक डेट पोर्टफोलियो रेकमेंड किया है। फिलहाल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, डेट होने के बावजूद भी कमाई अच्छी है, क्या कहेंगे? तो आपके सामने 10.8% ऊपर है ये डेट का पोर्टफोलियो। और वैसे तो आप निफ्टी में जो शानदार रिटर्न्स देख रहे हैं वो मार्च के लोज से हैं। ओवरऑल अगर आप साल भर का हिसाब देखें तो निफ्टी में इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स नहीं हैं जो डेट पोर्टफोलियो में है। तो बिल्कुल सही राय आपको मिली है। और ये फंड्स जो आपके सामने हैं वो है एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड, एचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, और बाकी 2 फंड्स में भी आपने बहुत अच्छा निवेश किया है। ये जनवरी में हर महीने आपको इसमें 50-50 हज़ार रुपये विड्रॉल करने की बहुत अच्छी सुविधा है। और आप देखिए 2 लाख रुपए विड्रॉ हो चुके हैं। 20 लाख का पोर्टफोलियो था और अभी भी आप देखिए पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न आपको देता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल कविता जी, चलिए तो यहाँ पर शैल जी वक्त हो गया है निवेशकों को आज के फंड मैनेजर से मिलवाने का, और हम उनको फंड मैनेजर से मिलवाएं उससे पहले मैं चाहती हूँ, अक्सर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश का जरिया है जहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से हर मुमकिन प्रोडक्ट मिल जाएगा। और खासतौर से अगर मैं मल्टी कैप फंड्स का जिक्र करूं तो वो तो बहुत बेहतरीन विकल्प है डाइवर्सिफिकेशन का। बिल्कुल आपने कविता जी बिल्कुल सही फरमाया। देखिए आपको छुपे हुए हीरे लार्ज कैप्स में मिलते हैं, मिड कैप्स में मिलते हैं और स्मॉल कैप्स में भी मिलते हैं। तो अगर मजबूत बैलेंस शीट हो तो एक तो ये दायरा और ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर नहीं करती, लेकिन अब सेबी की वजह से आपको जो फंड का नाम है उसी हिसाब से निवेश करना चाहिए। और अक्लमंद फंड मैनेजर वही है जो आपको एक छोटा हीरा पकड़ के दिखा दे 1 कैरेट का, एक मध्य साइज का हीरा 3 कैरेट का पकड़ के दिखा दे। और कविता जी आप हीरे पहनती ही हैं, 5-7 कैरेट के हीरे आपके पास अनगिनत हैं। तो लार्ज कैप स्पेसेस में भी आपको बड़े अच्छे हीरे मिलते हैं और इन सब के लिए एक मल्टी कैप फंड होना अति आवश्यक है। तो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड के फंड मैनेजर श्री आकाश सिंघानिया साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेहतरीन फंड है, लगभग 11,000 करोड़ का AUM है और हमारे भारत देश के जो बहुत ज़बरदस्त बाज़ार है उसके 35 लगभग बेहतरीन हीरे आपके फंड में हैं। आकाश सिंघानिया साहब स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। धन्यवाद। चलिए तो कविता जी पहला प्रश्न आप लीजिए। बिल्कुल मुझे आपसे पूछना है, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। निवेशकों के मन में जो दुविधा है सेबी की गाइडलाइंस के बाद मल्टी कैप फंड्स को लेकर, उस पर जो क्लैरिटी आई है फ्लेक्सी कैप बनाने की, मैं चाहती हूं कि हम शो की शुरुआत इसी से करते हैं, क्योंकि तमाम निवेशक जो कि मल्टी कैप कैटेगरी को एक ऐसी कैटेगरी समझते हैं जहां पर वो रिस्क के साथ साथ रिटर्न कमाने का भी मौका अपना सकते हैं। सेबी गाइडलाइंस के बाद बहुत कंफ्यूजन इस पूरे माहौल में शुरू हो गया है। फ्लेक्सी कैप एक ऐसा विकल्प दे दिया गया है एएमसीज को और फंड हाउसेस को, जहां पर निवेशक जो हैं अपनी मल्टी कैप कैटेगरी में भी बने रह सकते हैं, और साथ ही फ्लेक्सी कैप में जहां पे उनको एक्सपोजर स्मॉल कैप में कम और लार्ज कैप में ज्यादा का फायदा चाहिए था वो भी उठा पाएंगे। मौजूदा समय में मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 भी क्या आगे चलकर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में शामिल हो जाएगा? ये जो विकल्प जो सेबी ने हमें दिया है कि मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ये इस विकल्प को स्वीकार करेंगी। और मोतीलाल ओसवाल में हमारी जो मल्टी कैप 35 फंड है, तो हमने अपने निश्चय लिया है कि हम भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में चले जाएंगे। इसके लिए कुछ अप्रूवल्स होते हैं, वो सब फाइल किया जाएगा, बट फ्लेक्सी कैप में जरूर जाएंगे। बट उसके चलते फंड में कोई चेंज नहीं होगी। जो पोर्टफोलियो है फ्लेक्सी कैप में पूरा का पूरा वो रहता है, आज़ादी है कि लार्ज कैप रखें कितना, मिड कैप कितना रखें या स्मॉल कैप कितना रखें। तो फंड या पोर्टफोलियो में कुछ चेंज नहीं होगी, बट हाँ नाम या कैटेगरी में मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप हो जाएंगे। सिंघानिया साहब, अब आपका पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं। सन 2014 अप्रैल में आपने इस फंड को लॉन्च किया और साल दर साल लगभग हमारे सामने 16.7% CAGR रिटर्न है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। आपके जो निवेशक हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया। अब बताइए क्या रुझान है आपका? रिकॉर्ड हाई आपको निफ्टी में दिख रहा है, IT में सेक्टर में भी आपने रिकॉर्ड लेवल्स आते हुए देखे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में आप ओवरवेट हैं अपने इंडेक्स के मुकाबले, लेकिन वहाँ पर अब शायद कठिनाइयाँ NPAs को रिलेटेड कम होती हुई दिख रही हैं। तो ये बताइए आगे आने वाला जो रोड मैप है, कहाँ आप इनफ्लोस को निवेश कर रहे हैं और कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ज़्यादा हो गया, थोड़ा विराम लिया जाए? हम लोग जब निवेश करते हैं तो 3-4 जो थीम होते हैं जो हमारे मन में है, जो ये थीम जो हम लोग पोर्टफोलियो में डालते हैं। एक तो थीम हमने जो लास्ट 5 साल से हमारे पोर्टफोलियो में है और जो आगे भी 5-10 साल जो अच्छा लगता है, जो कि हम बोलते हैं वैल्यू माइग्रेशन, कि जो मूल्य का ये जो प्रवास होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंक्स में, अभी इंश्योरेंस कंपनीज में, जो पब्लिक सेक्टर से जो प्राइवेट सेक्टर में मार्केट शेयर गेन हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की या इंश्योरेंस की, तो काफी जगह वैल्यू माइग्रेशन हुआ है। आपने IT सेक्टर की बात कही, तो IT सेक्टर में कहते हैं कि बॉस्टन से बैंगलोर में आउटसोर्सिंग हुआ है, तो वो भी एक तरह का वैल्यू माइग्रेशन है कि जो मूल्य परिवर्तन हुआ है, जो इंडिया में यहाँ पे मूल्य इन कंपनियों ने जो क्रिएट किया है, तो वो एक बहुत बड़ा थीम है, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, IT सेक्टर हो। और ये थीम 5-10 साल या 20 साल तक आराम से आगे चलता रहेगा। तो इस थीम के लिए हमारे पास बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज है, IT कंपनीज है। एक दूसरी थीम है कि आप देखेंगे जो बचत है, सेविंग्स जो हम लोग बोलते हैं, जो लोगों की बचत है, पहले जो प्रॉपर्टी या फिर घर या फिर ये सब रियल एस्टेट में जाती थी, आजकल बहुत सी बचत फाइनेंशियल सेविंग्स में, फाइनेंशियल हो गई है, फाइनेंशियल सेविंग्स में जाती है, म्यूचुअल फंड में जाती है, इंश्योरेंस कंपनी में जाती है यूलिप के जरिए। तो वो बचत खेलने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी AMC भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा मार्ग है, जहाँ पे लोग अपना पैसा डालते हैं। और इन कंपनीज की मैं बोलूँगा मुनाफा या जो लाभ है हर साल एकदम कंपाउंड हो सकती है। एक तीसरी आप थीम देखेंगे कि जो हमारी जो जनसंख्या है और उसका जो स्तर है, जो जीवन का स्तर है, तो सब चाहते हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम बोलते हैं कि वो ऊपर उठे। तो हमारी जो डेमोग्राफिक्स है, उसका जो जनसंख्या की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको ऊपर उठने के लिए बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत जैसे कि कंज्यूमर कंपनीज हो गई, ऑटो कंपनीज हो गई, तो ये सब जो कंपनीज है जो जनसंख्या को लोगों के लिए डायरेक्ट जो कंजम्पशन पे प्ले है,
वो ऐसा थीम है कि ये 10 साल 20 साल में एकदम स्टेबल होके एकदम आराम से चल सकता है। तो ये लेकिन तीसरा बता रहे बहुत हैं बड़ा थीम सिंघानिया है। साहब वो लंबी अवधि के लिहाज से निवेशकों को फायदा ही पहुंचाएगी, क्योंकि आपने एक तो जिस तरह की थीम सिलेक्ट की हैं उनमें आगे चलकर आपको बढ़िया रिटर्न मिलने की ही आशंका दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए सब पर कहीं ना कहीं कोविड की वजह से सेंध लगी है। अब मुझे बताइए कि आपने जो थीम सिलेक्ट की है, क्या कोविड की वजह से इनमें आगे रफ्तार और बढ़ते हुए दिखाई देगी, या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा धीमा हो जाएगा तमाम सेक्टर्स जो आपने चुने हैं उनकी रफ्तार? रफ्तार धीमी हो गई थी, अगर आप देखें अप्रैल में जून में रफ्तार धीमी हो गई थी। पर जैसे जैसे ये लॉकडाउन खत्म हुआ और जैसे जैसे लोग घर से अब बाहर निकलने लगे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में जब वैक्सीन आ जाएगी और धीरे धीरे जब ये जो खौफ है या जो डर है बाहर निकलने का, और वो सब जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इन कंपनियां जो कंज्यूमर है, बैंक से ऑटोज है, ये सब कंपनियों की फिर अगर आप देखेंगे जो बिजनेस में ये सब में फिर से ग्रोथ या उन्नति या ये बढ़ोतरी फिर से वापस आ जाएगी। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ, काफी कि नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल में अच्छा ग्रोथ देखेंगे। और सितंबर क्वार्टर की अभी रिजल्ट्स आई हैं अक्टूबर नवंबर में, और वो रिजल्ट्स काफी सारी कंपनीज की बहुत अच्छी आई हैं। ये राय तो आपको कोविड पे परेशानियों की तरफ से आती हुई दिख रही है। वैसे कविता जी, अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो आप देखिए निफ्टी उस लेवल को लांघ चुका है जो पहले कोविड में देखा था हमने, लगभग 12,400। आईटी जो एक बहुत ही फायदेमंद सेक्टर हमें बनता हुआ दिखा कोविड की वजह से, वहां पर भी रिकॉर्ड हाई लग रही है। बस बैंक्स बचे हुए हैं, दीजिए 1-2 हफ्ते। आप देखिए जब हम 2 हफ्ते बाद यहाँ पर जुड़ेंगे तो निफ्टी बैंक में भी आपको एक नया हाई दर्ज होता हुआ दिखेगा। वैल्यू के बारे में बात करते हैं सिंघानिया साहब। मोतीलाल ओसवाल एज अ फंड हाउस ये जाना जाता है कि आप मल्टी बैगर्स बहुत अच्छी तरीके से ढूंढते हैं। आपके मैं स्टॉक्स में जो नजर डाल रहा हूं मेरे सामने, जो आपका पोर्टफोलियो है, मोस्टली लार्ज कैप्स हैं, 1-2 मिड कैप्स हैं, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो बहुत लंबे समय से आप निवेशित हैं, जैसे HCL टेक और ब्रिटानिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको वैल्यू कहाँ दिखती है फिलहाल बाजार में, और कहाँ आपने अपना रडार फिट कर रखा है नए स्टॉक्स को जोड़ने के लिए? उन सेक्टर्स का नाम लीजिए। सेक्टर्स में वैल्यू अगर हम देखें तो इंश्योरेंस में, बैंक्स में काफी वैल्यू है। ये 2 सेक्टर्स में काफी वैल्यू अभी दिखती है। और थोड़े लंबे समय के हिसाब से और देखें तो आईटी कंपनीज में भी काफी वैल्यू है। तो ये 3 सेक्टर में कहूंगा कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और आईटी जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है, इसमें काफी वैल्यू है। चलिए, आपने सेक्टर्स का नाम लिया, ये बताइए क्या आपका जो रडार है उसमें इन सेक्टर्स में छोटे या मंझले शेयर्स आपको उछलते हुए दिखते हैं, या आपका फंड तो मतलब बिल्कुल लार्ज कैप फोकस्ड ही दिख रहा है मुझे, या फिर आप यहां पर निशान लगाएंगे उन स्टॉक्स पे जहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ के कम से कम ऊपर दिख रही है मुझे? हमारे फंड में भी 80% लार्ज कैप्स है और बाकी 20% मिड एंड स्मॉल कैप्स हैं। तो 80-20 आप बोल सकते हैं। और अगर मैं देखूं कि कहाँ बढ़ोतरी या कहाँ अच्छा निवेश हो सकता है, तो हम लोग की जो हमारी जो प्रवृत्ति है कि हम लोग बॉटम्स अप है, कि हम लोग एक एक कंपनी चुनते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो लार्ज कैप है कि मिड कैप की स्मॉल कैप, बट जो बेस्ट, जो बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी है, चाहे वो बड़ी मार्केट कैप हो या छोटी मार्केट कैप हो, तो हम उन्हें अपने पोर्टफोलियो में चुनना चाहते हैं। तो कुछ कंपनियां हैं जो हमारी पोर्टफोलियो में, जो 5-6 कंपनी ऐसी है जो मल्टी बैगर्स है, डबलर ट्रिपलर्स भी हो गई है। तो वो लार्ज कैप में भी है, वो स्मॉल कैप में भी है, मिड कैप में भी है। तीनों कैटेगरी में हमने मल्टी बैगर्स निकाला है लास्ट 6 साल में। इसीलिए हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अच्छी कंपनियां, बेहतरीन कंपनियां चुनने का, चाहे वो लार्ज में मिले, मिड में मिले, स्मॉल कैप में मिले। लेकिन यहाँ पर आप निवेशकों के रिस्क का कैसे ख्याल रखते हैं? मल्टी कैप 35 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपका मैक्सिमम एक्सपोजर हम देख रहे हैं लार्ज कैप में है। अब जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप की कहानी बदलती हुई भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम निवेशकों को थोड़ा सा संतुष्ट होते हुए देख रहे हैं जहां तक इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के फंड्स की बात है। 35 फंड में रिस्क कम करना निवेशक का कितना मुश्किल या आसान काम है आपके लिए? ये हमारी जो स्टाइल है, जो हम बोलते हैं, वो थोड़ी फोकस्ड है। जो केंद्रित स्टाइल, अगर मैं बोलूँ केंद्रित स्टाइल की 30 से 35 कंपनी हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जबकि बहुत सारे फंड आप देखेंगे जो 50, 60, 70 कंपनीज भी रखती है।
मगर उसमें क्या होता है, अगर आप जो 30 या 35 कंपनी रख रहे हैं अपने फंड में, अगर आप उसे डाइवर्सिफाई कर दे अक्रॉस सेक्टर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर में कुछ ज्यादा कंपनीज रखे हैं, बट आपके पास ऑटो भी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कंज्यूमर, आईटी, फार्मा, तो अगर टेलीकॉम है, ऑयल एंड गैस, अगर आप सब सेक्टर्स में अच्छी एक्सपोजर रखें और आप अगर अच्छी कंपनीज में निवेश करते हैं तो उसी से रिस्क फिर कम हो जाता है। तो हमारी भी यही है कि डाइवर्सिफाइड हो सेक्टर एक्सपोजर में, जो थीम्स खेल रहे हैं वो अच्छी कंपनीज में खेलें और ऐसी कंपनीज में करें जहां पे ऋण कम हो। तो हमारी जो पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है तो कुछ ऋण नहीं है, उसमें डेट जीरो है, जो रिटर्न रेशियोज जो बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ये सब बहुत हाई है, 20% से ऊपर है, तो ये सब चीजों से रिस्क कम हो जाता है। सिंघानिया साहब, समय कम है, मैं आपसे एक सेक्टर पर राय लेना चाहूँगा। स्टॉक का मैं नाम यूं नहीं ले सकता क्योंकि आप नाम पर रिएक्ट नहीं करेंगे। ऑटो स्पेस में एक टू व्हीलर कंपनी में आपने पिछले एक महीने में स्टेक बढ़ाया है, ये डेटा हमारे सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ये बताइए, टू व्हीलर स्पेस में जो प्राइस करेक्शन आपने आता हुआ देखा है दोनों मेन स्टॉक्स पर, क्या ये अब आपको अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं रिलेटिवली, इसीलिए आपने यहाँ पर शेयर जोड़े हैं या कुछ और कारण है? जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो मुझे लग रहा है कि जो ग्रोथ, जो उसकी जो ग्रोथ की जो आशा है या जो पॉसिबिलिटीज है, जो हो सकता है जो 2-3 साल में वो बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो कोविड के बाद लोग चाहते हैं कि सब अपनी सवारी में अपनी एक खुद की सवारी हो, जो हम बोलते हैं कि पर्सनल मोबिलिटी की, मुझे शेयर नहीं करना है, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो। तो उसमें काफी डर लोगों को है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसके चलते टू व्हीलर्स में जो ग्रोथ है फ्यूचर में नेक्स्ट 2-3 साल में काफी ज्यादा हो सकती है। और इसी ग्रोथ के, जब भी ग्रोथ कभी भी बढ़ती है किसी भी इंडस्ट्री की, तो उससे मुनाफा, जो मार्जिन और प्रॉफिट है, वो भी बहुत जोर से बढ़ जाता है। तो हमारी ये उम्मीद है कि ग्रोथ और मार्जिन और प्रॉफिट, ये तीनों बहुत जोर से बढ़ जाएगी टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए हम ये इसमें काफी पॉजिटिव है। सिंघानिया साहब, बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपने फंड का एनालिसिस किया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने 16.7% सालाना रिटर्न दिया है अप्रैल 2014 से। इस रिटर्न्स में और 4 चांद लगें और आप 11,000 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं, इसमें भी एक ज़ीरो लग जाए प्राइस राइज की वजह से और SIPs की वजह से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, आपके फैंटास्टिक स्टॉक कॉल्स और सेक्टर पर व्यू लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, चलिए तो अब डायरेक्टर साहब आप हमें दिखाइए हीरो मोटर्स का स्टॉक प्राइस और बजाज ऑटो का स्टॉक प्राइस। यहाँ पर कम से कम जो हमारे सामने डेटा है वो ये बताता है कि पिछले एक आध महीने में हीरो मोटर्स में फंड्स रेज हुए हैं, लगभग 3.5 लाख शेयर ऐड किए हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड ने। और इसके पीछे कारण ये है कि पिछले 32 दिनों में जो हमने सीज़न देखा था फेस्टिवल का, हीरो मोटर्स ने लगभग 14 लाख व्हीकल्स बेचे हैं। बहुत ही शानदार वहाँ पर आपने वॉल्यूम और प्राइस एक्शन भी आता हुआ देखा है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है 3.5 लाख शेयर्स के साथ। कविता जी, चलिए अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी CEO फिरोज अजीज, जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। बने रहें। फायदेमंद फंड में आपका स्वागत है एक बार फिर से और अब बारी आती है सवालों के जवाब देने की। हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ गए हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पहला सवाल हम लेंगे राजकिरण सुराना का और इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इन्हें 20 साल के लिए 5 लाख रुपए निवेश करने हैं, ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते ये, क्या स्ट्रैटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? कविता जी, आई थिंक सुराना साहब का जो सवाल है 5 लाख रुपए 20 साल के लिए है, ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते। ये जो है 20 साल की जो अवधि है, मेरे हिसाब से इनके पास जो टाइम है उससे वो रिस्क नहीं होगा अगर वो इक्विटी में भी पैसा लगाएं। तो मैं इनको इक्विटी स्कीम्स ही रेकमेंड करूंगा बिकॉज ऑफ दिस टाइम फ्रेम। बट लार्ज कैप स्कीम्स ज्यादा झुकाव होगा ताकि इनका रिस्क मीडियोकर रहे, ज्यादा रिस्क ना रहे। सो मेरा एसेट लार्ज कैप में 1.25 लाख रुपए अपने 1/4 पैसे डाल दें, एक्सिस ब्लू चिप में 1/4 पैसे डाल दें, DSP मिड कैप फंड में 1/4 पैसे जो 1.25 लाख रुपए होते हैं ये 3 फंड में डालें
और SBI फोकस्ड इक्विटी में 1.25 लाख रुपए डालेंगे तो 5 लाख रुपए लग जाएंगे। इसका रिस्क सीमित है। अगर आप 3 साल की टाइम फ्रेम्स देखेंगे तो बहुत कम चांस है कि आप नेगेटिव रिटर्न कमा पाए। सो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड टू मिस्टर सुराना। अजीज साहब, आपने इतना ज़बरदस्त पोर्टफोलियो रेकमेंड किया है, मतलब ये बिल्कुल क्या कहना चाहिए 24 कैरेट पोर्टफोलियो है, किसी भी तरीके से इसमें नुकसान होने का कोई लक्ष्य नहीं। और मैं ये मान के चलता हूँ 5 लाख रुपए अगर 20 साल इन 4 फंड्स में लगाए जाए तो 5 लाख में मेरे ख्याल से 1-2 ज़ीरो तो आप लगवा ही देंगे। अजीज़ साहब, बेहतरीन पोर्टफोलियो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना ज़बरदस्त आपने पोर्टफोलियो सुराना साहब को सजेस्ट किया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शशि साहब हमारे साथ भागलपुर से, उन्होंने एक सवाल भेजा है। बहुत ही लकी हैं, इस दौरान उन्होंने SBI हाइब्रिड फंड में निवेश किया और उस निवेश की फ़िलहाल जो वैल्यू है वो है 21,50,000 रुपये, और उन्होंने करीब 16 लाख रुपए निवेश किए थे। तो अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अब इस 21,50 को वो क्या करें। आई थिंक शैलेंद्र साहब, जैसे आपने कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है। फॉर द फैक्ट दैट इन्होंने 16.5 लाख रुपए 2018 में लगाए हैं और आज इनको 5 लाख रुपए का फायदा मिला है, तो 30% की एब्सोल्यूट रिटर्न मिली है। ये इसीलिए मिली है क्योंकि ब्याज दरें घटी हैं। हाइब्रिड फंड्स में जो डेट कंपोनेंट होता है उसमें अच्छा खासा फायदा हुआ है और आज इक्विटी मार्केट्स भी पीक पे आ गई हैं, तो इसको बुक करना चाहिए इनको, बिकॉज ये इनके पैसे जो हैं बड़े पैसे हैं। ये खुद ही अपना खुद का एसेट एलोकेशन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इक्विटी और डेट को सेपरेट करें, और ये सबसे अहम हिस्सा होता है कि ये कितने पैसे किस में लगेंगे, ये सबसे अहम हिस्सा डिसीजन होता है। और मेरे हिसाब से इनको 65%, 2/3 पैसे इक्विटी में रखने चाहिए, 1/3 डेट में रखने चाहिए। तो इक्विटी के लिए मैं इनको 3 स्कीम्स रेकमेंड करूंगा, 4 स्कीम्स रेकमेंड करूंगा। मिराई एसेट लार्ज कैप, एक्सेस ब्लू चिप, DSP मिड कैप, कैनरा रेबको एमर्जिंग एक्विटीज, ये 4 फंड्स को अगर ये साथ में खरीदेंगे तो इनको कुल मिला के 180 स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। वो होता है 2/3 65%, और जो 1/3 रहता है वो डेट कंपोनेंट का, वो 3 स्कीम्स HDFC बैंकिंग एंड PSU, SBI मीडियम टर्म फंड एंड लास्टली कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड। ये 3 फंड्स में जो कॉम्पोजिशन है इसमें कुल मिला के 80 बॉन्ड्स का इनको एक्सपोजर मिलेगा। तो ये टोटल एक्सपोजर आप डिवर्सिफाई करना जरूरी है। आई थिंक एट दिस स्टेज मार्केट्स पीक पे हैं, डिवर्सिफिकेशन की एम्फेसिस है, एंड 65-35 वुड बी द एसेट एलोकेशन। और तो ये परफेक्ट बैलेंस आपको अपने पोर्टफोलियो में बनाना होगा, जहां पे इक्विटी में मिरा एसेट लार्ज कैप फंड, एक्सेस ब्लू चिप, DSP मिड कैप और CR इमर्जिंग इक्विटी फंड रेकमेंड किया जा रहा है। डेट की तरफ से HDFC बैंकिंग एंड PSU, SBI मीडियम ड्यूरेशन और कोटक डायनेमिक बॉन्ड फंड रेकमेंड किया जा रहा है। इसी के साथ फिरोज वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर तमाम सवालों के जवाब देने का, और मुझे और शैल जी को भी इजाजत दें, लेकिन इस वादे के साथ कि सोमवार और बुधवार को मुलाकात होगी 4:30 बजे। बिल्कुल, अगले हफ्ते हम लोग ट्रैक करेंगे एक शानदार रैली जो आपको होती हुई दिखेगी बैंकिंग सेक्टर में। उम्मीद की जा रही है कि आपको एक रिकॉर्ड हाई निफ्टी बैंक में भी आता हुआ दिखेगा। लगभग हमारे सामने 29,500 के आसपास ये इंडेक्स इस हफ्ते बंद हुआ है, और अगले हफ्ते आपको ये दिखेगा 32,500 के ऊपर छलांग लगाता हुआ। काफ़ी सारे फेरबदल हुए हैं बाजार बंद होने के बाद आज, लेकिन कहानी जारी है।